साल था 2012 जब रेनो ने अपनी ब्रांड न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी डस्टर को इंडिया में लॉन्च किया था। इस कार ने इंडिया में मिड साइज सेगमेंट की शुरुआत करके पूरे इंडियन कार मार्केट को बदल के रख दिया, जो अपने गुड लुक्स, मोनोकॉक बॉडी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े बूट स्पेस और 1500 सीसी के पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ इंडिया में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई कि लोगों ने मारुति और दूसरे ब्रांड्स की गाड़ियों को छोड़कर डस्टर को पहली पसंद बनाया और रोडों पर डस्टर का सैलाब आ गया। हर किसी के पास डस्टर ही दिखा करती थी, जिसको देख के बाकी कंपनियों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की और मिड साइज एसयूवीज को लॉन्च करना शुरू किया। इसमें सबसे पहला नाम था महिंद्रा का, जिन्होंने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी क्वांटो को लॉन्च करा और मुकी खाई उसके गंदे से डिजाइन और बेकार फ्यूल इकोनॉमी के कारण। जिसके बाद फोर्ड ने मोर्चा संभाला और अपनी इको स्पोर्ट्स को लॉन्च करके मिड साइज सेगमेंट की चिंगारी में ऐसा मट्टी तेल डाला कि पूरे सेगमेंट को ही चमका दिया। जिसकी सक्सेस के बाद इस सेगमेंट में गाड़ियों की ऐसी बाढ़ आई जो डस्टर के साथ साथ रेनो को भी बहा ले गई और रेनो कारों की नोकिया बन के रह गई। लेकिन आज 2026 में रेनो जब न्यू डस्टर को वापस लेके आया है, इस उम्मीद में कि ये गाड़ी इनको इस सेगमेंट में फिर से जिंदा करेगी और वही बूम देगी जो पहली वाली डस्टर ने दिया था। इससे सभी के मन में एक सवाल उठता है कि एक कंपनी जिसने 2012 में, जब इंडिया का कार मार्केट अपनी इवॉल्विंग स्टेज में था और ज्यादा कार बायर्स भी नहीं थे, उस टाइम उसने सुपर सक्सेसफुल कार दी हो, इंडिया में एक नए सेगमेंट की नींव रखी हो, लेकिन आज उसी सेगमेंट में वो इतना पीछे क्यों रह गई बाकी ब्रांड्स की तुलना में। चलिए देखते हैं। देखो, डस्टर जब इंडिया में आई थी उस टाइम कार बायर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। वो एक ऐसी कार ढूंढ रहे थे जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा कर सके और चलाने में बढ़िया हो, साथ ही माइलेज भी अच्छा दे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था हमारी सड़कें, जिसमें हैचबैक और सेडान चला चला के लोगों के कूल्हे और गाड़ी के सस्पेंशन दोनों बिगड़ चुके थे। और क्योंकि उस टाइम पे लोग गाड़ियों पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते थे, तो वो एसयूवी लेने से भी बचते थे और एसयूवी का चलन भी ज़्यादा नहीं था। ऐसे में लोग एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे थे जो फुल साइज एसयूवी ना हो, लेकिन उसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई हो, अंदर स्पेस ज़्यादा हो, वो गाड़ी सस्ती भी हो और उनको चलाने में मज़ा भी आए। तो इसी डिमांड एंड सप्लाई को समझते हुए रेनो ने डस्टर नाम का तीर फेंका, जो बिल्कुल लोगों के दिलों में जाके लगा और डस्टर हिट हो गई। उस टाइम डस्टर का एक शोरूम प्राइस लगभग 8 लाख बेस वेरिएंट पेट्रोल से शुरू होकर 11.5 लाख टॉप मॉडल डीजल तक जाता था। और 2012 के हिसाब से फीचर्स भी ठीक ठाक थे, जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल, पावर विंडो, रियर एसी वेंट्स, एबीएस, ईबीडी, ब्रेक असिस्ट। इसी के साथ टॉप वेरिएंट में फ्रंट में 2 एयरबैग्स भी मिलते थे, जिससे डस्टर लोगों को और ज़्यादा समझ में आई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, डस्टर की ईयरली सेल्स भी अच्छी खासी आ रही थी। लेकिन 2014 तक आते आते रेनो ने अपने गेम डिमांड एंड सप्लाई को छोड़कर पता नहीं किस स्टेज में आके कैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा, यानी ऑल व्हील ड्राइव को, जिसकी उस टाइम पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी या कहीं की डिमांड नहीं थी, बजाय उस फीचर के जिसके आने की उम्मीद लोग काफ़ी टाइम पहले से कर रहे थे, जो था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। लेकिन डस्टर ने ग्राहकों की नहीं सुनी और 2015 तक आते आते फिर से एक तीर चला। इस बार तीर रेनो ने नहीं, hyundai ने चलाया था, क्रेटा नाम का, वो भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस होके, जो लैंड होते ही अपने फ्रेश डिजाइन, नए फीचर्स, प्रीमियम इंटीरियर के साथ पूरे मार्केट में छा गया। और जब 2016 में रेनो को ये बात समझ में आई तो इन्होंने भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इंट्रोड्यूस करा। लेकिन तब तक चिड़िया चुग चुकी थी खेत और मार्केट में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। जहाँ एक तरफ दूसरे ब्रांड्स फ्यूचर डिजाइन और टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रेनो अपने पुराने घोड़े को ही चमकाने में बिजी था और इसी पे बैठ के 2012 से लेकर 2025 तक का सफर तय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 2019 में सेल्टोस के लॉन्च के साथ और 2020 में इनके डीजल इंजन के बंद होने से ये डस्टर नाम का घोड़ा ऐसा रुका कि फिर कभी दौड़ ही नहीं पाया और 2022 के आते आते रेनो ने डस्टर को डिसकंटिन्यू कर दिया, जिससे ये बात निकल के आई कि चाल ढाल रेनो वालों की नोकिया वाली ही थी। ये पूरा का पूरा नोकिया के नक्शे कदम पे चल रहे थे, यानी समय के साथ बदले नहीं, न्यू टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट नहीं किया, कस्टमर्स की डिमांड नहीं सुनी और एक प्रोडक्ट को सालों तक खींचने की कोशिश करी, जिससे खुद के ही खड़े किए मिड साइज सेगमेंट में ये पीछे रह गए। पर अब जाके जब रेनो अपनी न्यू डस्टर को नए डिजाइन, नए इंजन और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च कर रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरी बार भी डिमांड और सप्लाई को भांपने में मिस होता दिखाई दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हम 2026 में खड़े हैं। इंडिया का कार मार्केट काफी इवॉल्व हो चुका है और साथ में कार बायर्स भी। जिस चीज को रेनो वाले 2014 में देने की कोशिश कर रहे थे, उस चीज की डिमांड शायद इंडिया में आज है। लोग काफी समय से मिड साइज एसयूवीज में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम की मांग कर रहे थे, जिसकी उम्मीद लोगों को न्यू टाटा सियरा और सेल्टोस फेसलिफ्ट में थी, बट दोनों ने डिसअपॉइंट किया। ऐसे में अगर रेनो अपनी न्यू डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दे देता तो ये सेगमेंट पे टॉप पे रह सकती थी और ये करना इनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि ये उसी CMF B प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिसपे इनकी डासिया आती है, जो कि डस्टर का असली नाम भी है और पेरेंट कंपनी भी, जिसको ये विदेशों में इसी नाम से बेचते हैं। लेकिन बात नोट करने वाली ये है, डासिया विदेशों में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ ही आती है, जिसको रेनो ने इंडिया में लाते लाते गायब कर दिया। हालांकि ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो इंटरनेशनली ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ बेची जाती हैं, लेकिन इंडिया में आते ही कंपनियां उसको हटा देती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया में अच्छी खासी बिकने वाली गाड़ी फ्रोंक्स, जो ग्लोबली ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ बेची जाती है, लेकिन इंडिया में आते ही वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो जाती है, जबकि इंडिया में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन शायद कंपनियों को भारतीय सड़कों की हालत विदेशी सड़कों से बेहतर लगती है, जिसके कारण ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को इंडियन वर्जन से उड़ा देते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऑल व्हील ड्राइव की डिमांड सिर्फ यूट्यूब पे ही रहती है, असल में कोई उसे खरीदता नहीं है। ये थोड़ा बहुत सही भी है और थोड़ा बहुत नहीं भी। सारा खेल ओवरऑल पैकेज का है। जैसे कि महिंद्रा ने ब्रांड न्यू XUV 700 को ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ लॉन्च किया, वहीं सफारी ने पुरानी लेगेसी के साथ उसको मार्केट में उतारा, लेकिन टाटा ने ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम में हटा दिया, जो कि उसकी पहचान थी।
जिसके चलते लोगों ने XUV 700 को ज़्यादा प्यार दिया बजाय सफारी के। अब कई लोग कहेंगे कि उसमें ज़्यादा लेटेस्ट फीचर्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, इसीलिए लोगों को वो ज़्यादा समझ में आई। लेकिन स्कॉर्पियो एन के केस में क्या हुआ, वो लगभग सफारी जैसे फीचर्स के साथ ही मार्केट में आई थी, बल्कि लुक्स और चलाने का फील और फीडबैक सफारी में ज़्यादा बढ़िया था। उसके बाद भी स्कॉर्पियो एन आज भी सफारी से ज़्यादा सेल्स उठा रही है। कारण सिंपल है, स्कॉर्पियो एन में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आता है, जिससे वो सफारी से ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। लोग सेम प्राइस पॉइंट पे ऐसी गाड़ी क्यों ही लेंगे जिसमें ऐसा मैकेनिकल पार्ट गायब है जो उनकी गाड़ी को किसी भी वेदर या रोड कंडीशन में जाने से रोकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रेनो को डस्टर में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देना ही चाहिए था, लेकिन एक कार जिसमें 2014 में ही ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आ गया था, जो अपनी रफ एंड टफनेस के लिए फेमस हुई थी, जिसके कारण उसकी लेगेसी क्रिएट हुई थी, वो आज 2025 में बिना उसके लॉन्च हो तो थोड़ा हजम नहीं होता है। शायद उन लोगों को ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील होगी जो अभी तक पुरानी 4x4 डस्टर को यूज़ कर रहे थे और इस उम्मीद में थे कि कार तभी बदलेंगे जब न्यू डस्टर लॉन्च होगी, या फिर वो लोग जो उस टाइम पे किसी कारण से 4x4 डस्टर को ले नहीं पाए थे और नई वाली की उम्मीद में थे। खैर अब वो सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, मे बी फ्यूचर में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आ जाए। लेकिन इस न्यू डस्टर के पास अभी भी एक एज है सेगमेंट में आगे रहने का, वो है इसका नया 1.8 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन, जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुई किसी भी कार में नहीं आता है विक्टोरिस के अलावा। लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना ये है। ये 160 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 172 Nm टॉर्क के साथ, जबकि विक्टोरियस में केवल आपको 116 PS की पावर मिलती है 141 Nm टॉर्क के साथ। वहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो न्यू डस्टर फीचर्स, लुक्स और पावर के मामले में लगभग सेम ही है अपने कंपटीटर्स से। हाँ, अगर ग्लोबल एनकैप में इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, पर ऐसा होने के आसार मुश्किल ही लग रहे हैं, क्योंकि यूरो एनकैप टेस्ट में इसको सिर्फ 3 स्टार ही मिले हैं, वो भी तब जाके जब इसको 6 एयरबैग्स और एडास सेफ्टी फीचर्स के साथ टेस्ट किया गया था। हाँ, अगर इंडियन वर्जन में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हों तो शायद और अच्छी सेफ्टी रेटिंग आ भी जाए। तो अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड और देखते हैं कि क्या ये न्यू डस्टर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी कि नहीं। देखो, पहली बात तो ये है कि रेनो ने डस्टर को लॉन्च करने में काफ़ी टाइम लगा दिया। इन्होंने इसकी हाइप अच्छी खासी बनाई, लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा पाया। जो कस्टमर इसके इंतजार में थे वो टाटा सिएरा और न्यू फेसलिफ्ट सेल्टोस के आने से पहले ही बढ़ चुके हैं। लेकिन वो कार बायर्स जो ईवीस टाइप और तड़कते भड़कते डिजाइन से ज़्यादा एक रफ एंड टफ लुक को पसंद करते हैं और जो पावरफुल हाइब्रिड इंजन की तलाश में थे, वो इस कार को लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। साथ ही ऐसे लोग भी जो पुरानी वाली डस्टर के ओनर रह चुके हैं और दोबारा से डस्टर की लेगेसी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो यार, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके कोई विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही ये भी कि ये न्यू डस्टर आपको पुरानी वाली से अच्छी लगी या फिर बेकार।